बिल्कुल विशाल, आपको रोकना चाहूंगा और अब सीधे रुक करते हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें हम आपके साथ अब साझा कर रहे हैं। मैं बसा के सीने में हिंदुस्तान चलता हूँ। भारत को विश्व में अतुलनीय प्रतिष्ठा दिलाकर विश्व परिदृश्य में अपने महान व्यक्तित्व की छाप छोड़ने वाले G20 समूह के प्रखर नेतृत्व द्वारा समस्त भूमंडल को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले दूरदृष्टा, हम सबके प्रेरणा स्रोत, युवा दिलों की धड़कन, कर्मनिष्ठ मार्गदर्शक, भारत के अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय शिक्षा समागम में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। सुस्वागतम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति के लिए। हम अखिल भारतीय शिक्षा समागम समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी से समारोह की शुभारंभ करने की विनम्र अनुमति चाहते हैं। मान्यवर। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। अतुल्य भारत का आदर्श वाक्य है, अतिथि देवो भव। अतिथि का आगमन भारतीय परंपरा में देवता के शुभ आगमन की तरह वंदनीय होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ आगमन पर हृदय की प्रसन्नता को शब्द देते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन की छात्र छात्राएं प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागत गीत। है स्वागत आपका, है अभिनंदन आपका। प्रस्तुति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब
हम स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहते हैं हम सब के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को। कृपया हम सब के चहेते राष्ट्र गौरव, विश्व विख्यात व्यक्तित्व, लोक विश्रुत नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण एवं उनकी गरिमामयी उपस्थिति पर अभिनंदन हेतु मंच पर पधारें। मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित शिक्षा के महाकुंभ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में आप सभी का स्वागत। 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस भव्य भारत मंडपम का देश को लोकार्पित किया गया। आज यहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन होना नए भारत, नेतृत्वकर्ता भारत के लिए गौरव की अनुभूति का पल है। NEP 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में 21वीं सदी के नए भारत का पथ प्रशस्त करने वाला मूल दर्शन का प्राण तत्व है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत पिछले वर्ष वाराणसी में उच्च शिक्षा पर केंद्रित हुई थी। आज जब हम सब दूसरे शिक्षा समागम का साक्षी बन रहे हैं तो उसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल युक्त शिक्षा तीनों समाहित है। यह हम सभी के लिए सुखद अनुभूति है कि हम वाराणसी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिला था और आज भी हमें उनका सानिध्य व प्रेरक मार्गदर्शन का अवसर मिल रहा है। 2014 से ही देश की शिक्षा नीति को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन प्रेरणा देने वाला रहा है। इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी से लेकर मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने जिस समग्र और बहुआयामी शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। आजादी के कालखंड में संविधान निर्माण में हुई विस्तृत बहस और चर्चा के बाद यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक लोक परामर्श और जन भागीदारी के साथ कोई जन मसौदा तैयार हुआ है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो भारत की शिक्षा के प्रति भारत की भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपनिवेशवाद की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग खोलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, भारतीयता के मूल्यों के प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ज्ञान धारा को भविष्य की समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी दस्तावेज है। भारतीयता के तत्वों के समाहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है, सर्वसुलभ है, सर्वस्पर्शी है, न्यायमूलक है। इसे 2 दिवसीय मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो अमृत काल में अमृत पीढ़ी को ही मिलेगा, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेगा। सभी को स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर शिक्षा मंत्री जी। Remember to celebrate the milestones as you traverse the road to your future. Since its inception 3 years ago, NEP 2020 has been a catalyst for introducing innovative and progressive reforms at all levels of education. माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी अगली प्रस्तुति एक छोटी सी वीडियो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उल्लेखनीय
उपसफलताओं को दर्शाती है। वीडियो प्लीज। विकसित भारत के विराट लक्ष्य को तेजी और नई दिशा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज पूरा कर रही है अपनी सफलता के 3 साल। होलिस्टिक डेवलपमेंट को इसने दी है नई पहचान। अब नन्हे मुन्नों के कांधों पर न भारी बस्तों का बोझ है और न ही लंबे चौड़े सिलेबस की घबराहट। आज छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। स्किल्ड युवा अपने हुनर की हुंकार से नए भारत के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा जगत की काया पलट कर सीखने और सिखाने की परिभाषा ही बदल दी है। कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। कभी दुखी मन से पाठ रटने वाले बच्चों के चेहरे पर आज जादुई पिटारे से सीखने की मुस्कान है। निपुण भारत के कमाल के कारण ही तो बच्चे विद्या प्रवेश में खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। समय की मांग के अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहली बार प्री स्कूल के 3 साल भी एजुकेशन सिस्टम में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उच्च शिक्षा भी फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी के नए अवतार में आई है। IIT मद्रास ने BS इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन कोर्स शुरू कर एम्प्लॉयबिलिटी की नई राह खोली है। संस्कृत और वैदिक शिक्षा के कई कोर्सेज का स्किल सर्टिफिकेशन किया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की गूंज अब सुनाई पड़ने लगी है। भारत के 2 IITs विदेशों में स्थापित हो रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में आ रही हैं और कई संस्थानों के साथ जॉइंट, डुअल और ट्विनिंग डिग्री की व्यवस्था स्थापित हो रही है। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए उल्लास ने दी है नई आस। स्किल की दुनिया भी अब बन रही है फ्यूचर रेडी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज युवाओं की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 6 करोड़ 35 लाख युवाओं की स्किलिंग कर उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर दिया गया है जोर। न्यू एज स्किलिंग, इंडस्ट्री 4.0 और मल्टी स्किलिंग पर बल दिया जा रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा और स्किल के सभी स्तरों पर सामंजस्य बना है। दीक्षा, स्वयं, 280 टीवी चैनल्स एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ आदि के जरिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी का हो रहा है भरपूर प्रयोग। इंजीनियरिंग, लॉ, स्किलिंग की पुस्तकों का अनुवादनी ऐप द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। JEE, नीट और अन्य परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो रही हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम को मेन स्ट्रीम शिक्षा में समाहित करने के लिए कई रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 सालों में ही लोकप्रियता के कई कीर्तिमान हासिल कर ज्ञान का उजियारा फैलाया है, जो देश के लिए अमृतकाल के पथ को आलोकित करेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यक्ति के समग्र विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम की कक्षा 11वीं की छात्रा रागिनी राजपूत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन मिशन लाइफ पर एक पेंटिंग तैयार की है
और इस अवसर पर यह पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करना चाहती हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी कलाकृति भेंट करें। Dhanyavad Mahoday. Under the centrally sponsored scheme of Pradhan Mantri Schools for Rising India, nearly 14,500 schools across the nation will develop as PM Shri schools and fulfill a basic objective of NEP 2020, that of imparting quality education to students is fulfilled. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह पीएम श्री फंड्स की पहली इंस्टॉलमेंट जो चयनित विद्यालयों को दी जा रही है उसका अनावरण बटन दबाकर करें। Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Let us glimpse into these exemplary schools through a short film. Can we have the film, please? ये स्कूल है सबसे प्यारा, राइजिंग इंडिया का है संकल्प हमारा। पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया देश भर के विद्यालयों को फ्यूचर रेडी करने के लिए 14,500 से अधिक विद्यालयों के विकास की ये एक भारत सरकार की नई योजना है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्त पोषण मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे चयनित स्कूलों को उन्नति के रंग में रंगकर पीएम श्री स्कूलों में बदला जाएगा। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी कंपोनेंट्स को दर्शाएंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। साथ ही एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के बेंचमार्क भी बनेंगे। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं? इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली शिक्षा अधिक अनुभवात्मक, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, फाउंडेशनल या में खेल और खिलौने आधारित, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित और मनोरंजक होगी। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी स्कूलों को बेहतर और उत्कृष्ट साइंस लैब, लाइब्रेरी, आईसीटी सुविधा और वोकेशनल लैब उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के विजन के अनुरूप यहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकाथॉन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए जागरूकता भी पैदा की जाएगी।
हमारा स्कूल पीएम श्री स्कीम के लिए चुना गया है, इसीलिए हम बहुत खुश व आभारी हैं और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू। पीएम श्री स्कूल छात्रों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही 21वीं सदी के प्रमुख स्किल से लैस समग्र और सर्वांगीण व्यक्तित्व का करेंगे निर्माण। धन्यवाद। मु भारतर नागरिक होइथे बारू गर्वित। હું મારા દેશ પ્રાતે મારી ભક્તિનું વાચન આપું છું। ये एक अलग अलग पहचान पे हमू के गर्व छु। মই দেহৰ বাবে উপযুক্ত নাগৰিক হ'বলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। एनेदु मगिलची एनेदु नाटु मक्कलिन नलवा विलुम सेलिपिलम उल्लधु। भाषा अनेक किंतु भाव एक कि हमें अपने गौरवशाली भारतवर्ष पर गर्व है। लगभग 500 से अधिक भाषाएं बोलने वाले इस राष्ट्र का गौरव ही इसका भाषा संगम है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक साथ मिलकर अपने साझा सपनों, आशाओं तथा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति बड़े ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत करता है। भारत की यह बहुभाषी विशेषता हमारे स्कूली शिक्षा में परिलक्षित होती है। केंद्रीय विद्यालयों में तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और भाषा संगम की गतिविधियां वर्ष भर संचालित होती हैं और विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अन्य राज्यों की कोई न कोई भाषा अवश्य सीखता है। भाषाई विविधता हमारी शक्ति और सौंदर्य है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि भारत की विभिन्न भाषाओं में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का विमोचन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भारत की विभिन्न भाषाओं में तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों का विमोचन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। Now we have the showcase of a short film on promotion of Indian language. Can we have the film, please? छात्रों के सपनों की उड़ान में भाषा न बने बाधा, इसी को ध्यान में रखकर NEP 2020 ने न सिर्फ पढ़ने लिखने के तरीके को सरल बनाया है, बल्कि भाषा संबंधी मुश्किलों को भी किया है आसान। AICTE ने AI आधारित अनुवादिनी ट्रांसलेशन टूल विकसित कर वर्ष 2021-22 से इंजीनियरिंग एजुकेशन भारतीय भाषाओं में प्रदान करना शुरू कर दिया है। देश भर में 41 संस्थानों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए युवाओं को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा, नौकरी के लिए अवसर तैयार हो जाएगी। भारत सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए स्नातक विशेष रूप से BA, BSc, BCom एवं स्किलिंग की पुस्तकों का मूल लेखन या अनुवाद भारतीय भाषाओं में करने की पहल की है।
ये एक अभूतपूर्व प्रयास है जब भाषा की बाधा को दूर करते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा और स्किल की किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पुस्तकों के प्रचार और निशुल्क पहुंच के लिए ई कुंभ नाम से एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल भी विकसित किया है। ये किताबें ऑनलाइन ई कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इन किताबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के कई देशों में खुले शैक्षिक संसाधनों के रूप में देखा जा सकता है। देश और विदेश के कुल 37,000 से अधिक यूजर्स द्वारा 1,34,000 से ज्यादा डाउनलोड किए गए हैं। इस पहल द्वारा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया सुविधाजनक बनेगी। साथ ही इस प्रयास द्वारा अन्य लेखक आगे आएंगे और शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने को प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। अब समय आ गया है उस क्षण का जिसका इंतजार सिर्फ हमें और आपको ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र और विश्व को है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रज्ञापूर्ण संबोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वचन का हम अत्यंत विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित करना चाहते हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को उनके स्वर्णिम उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, सुभाष सरकार जी, देश के विभिन्न भागों से आए शिक्षकगण, सम्मानित प्रबुद्धजन और देश भर से जुड़े मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं मानता हूं विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है।
और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। संयोग से आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेविलियन में लगी रही प्रदर्शनी देख रहा था। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक
उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था।
इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी, लगेगी। साथियों, अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुल करके सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 25 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 25 सालों में हमें ऊर्जा से भरी एक युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। एक ऐसी पीढ़ी जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, एक ऐसी पीढ़ी जो नए नए इनोवेशंस के लिए लालायित हो, एक ऐसी पीढ़ी जो साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करे, भारत का नाम आगे बढ़ाए। एक ऐसी पीढ़ी जो 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को समझते हुए अपना सामर्थ्य बढ़ाए, और एक ऐसी पीढ़ी जो कर्तव्य बोध से भरी हुई हो, अपने दायित्व को जानती हो, समझती हो। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ
और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे। लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। 5G के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। आज आदिवासी इलाकों में एकलव्य आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आज गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी किताबें, क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स हो, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव ये नए विचार, नई व्यवस्था, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यानी भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। साथियों, आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ कमजोर, पिछड़े और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज्यादा होगा। किताबी पढ़ाई के बोझ के कारण यही बच्चे सबसे ज्यादा पिछड़ते थे। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नए तरीकों से पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई इंटरैक्टिव भी होगी, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। पहले लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा बहुत ही कम स्कूलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब्स में 75 लाख से ज्यादा बच्चे साइंस और इनोवेशन सीख रहे हैं। साइंस अब सबके लिए समान रूप से सुलभ हो रही है। यही नन्हे वैज्ञानिक आगे चलकर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे। साथियों, किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है, और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की
नर्सरी के रूप में देख रहा है। आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। दुनिया जानती है कि जब स्पेस टेक की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल भी हिट होने वाला है। दुनिया के इस भरोसे को हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है। बीते वर्षों में जिस तेजी से भारत की औद्योगिक साख बढ़ी है, जिस तेजी से हमारे स्टार्टअप की धमक दुनिया में बढ़ी है, उसने हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का सम्मान भी विश्व भर में बढ़ाया है। तमाम ग्लोबल रैंकिंग्स में इंडियन इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ रही है। हमारी रैंकिंग में भी इजाफा हो रहा है। आज हमारे आईआईटी के दो कैंपस जंजीबार और अबू धाबी में खुल रहे हैं। कई दूसरे देश भी अपने यहां हमसे आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं। दुनिया में से मांग बढ़ रही है। हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम में आ रहे ये सकारात्मक बदलावों के कारण कई ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोलना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलने वाली है। इन सफलताओं के बीच हमें अपनी शिक्षण संस्थानों को लगातार मजबूत करना है। इन्हें फ्यूचर रेडी बनाने के लिए निरंतर मेहनत करनी है। हमें हमारी इंस्टीट्यूट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस को इस रिवॉल्यूशन का केंद्र बनाना है। साथियों, समर्थ युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी होती है और युवाओं के निर्माण में पहली भूमिका माता, पिता और शिक्षकों की होती है। इसलिए मैं शिक्षकों और अभिभावकों सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें खुली उड़ान देने का मौका देना ही होगा। हमें उनके भीतर आत्मविश्वास भरना है ताकि वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने का साहस कर सके। हमें भविष्य पर नजर रखनी होगी। हमें फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ सोचना होगा। हमें बच्चों को किताबों के दबाव से मुक्त करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कल तक साइंस फिक्शन में होती थी, वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इसलिए हमें पुरानी सोच से निकलकर नए दायरों में सोचना होगा। हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे स्कूलों में फ्यूचर टेक से जुड़े इंटरैक्टिव सेशन आयोजित हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो,
या क्लीन एनर्जी जैसे विषय हो, हमारी नई पीढ़ी को हमें इनसे भी रूबरू कराना होगा। इसलिए हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से तैयार करना होगा ताकि युवा इस दिशा में जागरूक भी हो, उनकी जिज्ञासा भी बढ़े। साथियों, भारत भी जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, भारत की पहचान और परंपराओं में भी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। हमें इस बदलाव को विश्व की अपेक्षा के तौर पर लेना होगा। योग, आयुर्वेद, कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं जुड़ी है। हमें हमारी नई पीढ़ी को इनसे परिचित करवाना होगा। मुझे विश्वास है अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए ये सभी विषय प्राथमिकता में होंगे ही। भारत के भविष्य को गढ़ने के आप सबके ये प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि 2047 में हम सबका सपना है, हम सबका संकल्प है कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 में ये हमारा देश विकसित भारत होके रहेगा। और ये कालखंड उन युवाओं के हाथ में है जो आज आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आज आपके पास तैयार हो रहे हैं, वो कल देश को तैयार करने वाले हैं। और इसलिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए इस सपने को पूरा करने के लिए हर युवा के हृदय में एक संकल्प का भाव जगे, उस संकल्प को साकार करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा हो, सिद्धि प्राप्त करके रहें, इस इरादे से आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे